अब हम एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनका नाम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं क्यों पड़ा? ये सभी धातुएं हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो भूपर्पटी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत अधिक स्थायी भी होते हैं और तापमान में अपघटित भी नहीं होते हैं। इस परिवार का जो सदस्य रेडियम है वो रेडियोधर्मी होता है। इस परिवार में जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS2, यानी यहाँ पर जो S बाह्य कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ है। NS2 बाह्यतम कोश का एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिखाई देता है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे यौगिक जब बनाते हैं तो प्रायः इनमें आयनिक प्रकृति वाले यौगिक बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। इनकी जो उपलब्धता है, चूँकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं तो इनकी उपलब्धता प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम देखी जाती है। प्रायः ये प्रकृति में कई सारे यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, कुछ कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं, फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम का जो स्थान है वो 5वां है भूपर्पटी पर भार के अनुसार, और मैग्नीशियम का जो स्थान है वो 6वां है, और बेरिलियम का भूपर्पटी पर जो स्थान है 51 पोजीशन पर यह है, और स्ट्रांशियम और बेरियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इनके जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं प्रकृति में, और ये खनिज के रूप में पाए जाते हैं। बेरिलियम के कुछ जो यौगिक हैं वो सिलिकेट खनिज के रूप में पाए जाते हैं। तो बेरिलियम के कुछ खनिजों के नाम, जैसे कि बेराइल बेरिलियम का एक ऐसा खनिज है जो सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है Be3Al2Si6O18। इसी प्रकार बेरिलियम कुछ सिलिकेट फॉर्म में भी पाए जाते हैं जिसे फिनेसाइट कहा जाता है, Be2SiO4। मैग्नीशियम भी कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम के कुछ कार्बोनेट होते हैं, कुछ क्लोराइड, कुछ सल्फेट के रूप में यौगिक देखने को मिलते हैं। तो डोलोमाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बोनेट यौगिक है मैग्नीशियम का, जिसे डोलोमाइट कहा जाता है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार एप्सम लवण में मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। तो एप्सम लवण का फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। कैल्शियम भी कई यौगिकों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें लाइमस्टोन है, जिप्सम है, फ्लोरस्पार, फ्लोरएपेटाइट। तो एक एक करके सबके फॉर्मूला को हम जानेंगे। तो लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, फ्लोरस्पार CaF2 के रूप में होता है, और फ्लोरएपेटाइट CaF2 डॉट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस के रूप में होता है। तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, फ्लोराइड के रूप में और फॉस्फेट के रूप में कई रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं। स्ट्रांशियम भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी इनके कुछ सल्फेट, कुछ कार्बोनेट प्रकृति में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इसमें सेलिसाइड जो स्ट्रांशियम का एक सल्फेट है, SrSO4 जिसका सूत्र है। स्ट्रांशियनाइट स्ट्रांशियम का कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र है SrCO3। बेरियम भी प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके कुछ यौगिक सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। तो बेराइट बेरियम सल्फेट और विदेराइट जो बेरियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम जानेंगे तो जैसे जैसे इस वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता जाता है, और एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति है, जैसा कि आवर्ती गुण में हम पढ़ते हैं, उसी तरह से परमाणु क्रमांक का मान भी यहाँ बढ़ता जाता है। तो इस परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम सबसे पहले हम जानेंगे। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम।
तो यहाँ रेडियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व होता है। कई सारे गुण जो है वो रेडियम के बाकी सब तत्वों से थोड़े अलग होते हैं। और इसी प्रकार जो बेरिलियम है ये भी अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, तो बाकी सब की तुलना में ये कुछ अलग व्यवहार दर्शाते हैं। इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है और इन परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमें जानना है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे, उसको अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के साथ रिप्लेस करके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम, आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे बेरिलियम 4 है तो 2 करके भी आप लिख सकते हैं और 1s2 2s2 ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ 1s2 को रिप्लेस कर देंगे हीलियम से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हीलियम से रिप्लेस कर दिए, बचा क्या 2s2, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2। तो इसी प्रकार हम जितने भी सदस्य हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम 12 है परमाणु क्रमांक, तो मैग्नीशियम में रिप्लेस करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को नियॉन से, तो इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3s2। चूँकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, तो यहाँ बेरिलियम में दूसरा कोश है, मैग्नीशियम में तीसरा कोश होता है। इसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 को विभाजित करेंगे, वैसे तो 2 8 8 2 इस तरह से विभाजित करेंगे, लेकिन इसमें से भी हम 18 इलेक्ट्रॉन को ऑर्गन से रिप्लेस कर देते हैं। ऑर्गन अक्रिय गैस का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2। इसी प्रकार स्ट्रांशियम का परमाणु क्रमांक है 38, तो 38 में से हम 36 इलेक्ट्रॉन को क्रिप्टॉन अक्रिय गैस से रिप्लेस कर देते हैं, यानी 36 + 2 38 हो जाएगा। तो 36 और इसमें जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा 5s2। अगला हम देखेंगे बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 में से हम जेनॉन को रिप्लेस करेंगे 54 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि जेनॉन जो अक्रिय गैस है उसका परमाणु क्रमांक होता है 54। तो यहाँ हम 54 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर दिए जेनॉन से और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6s2। अंतिम तत्व है रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88 इसका परमाणु क्रमांक है। इसमें हम 86 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडॉन से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि रेडॉन भी एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसे अक्रिय गैसों में स्थान दिया गया है और उसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो 86 हो गया और +2 करेंगे तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s2। तो इस प्रकार हमने इस परिवार के जितने भी तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सरल कर दिया। केवल हम यहाँ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही शो कर रहे हैं, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बचते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। आप इसे चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने 11वीं कक्षा में जो आपने अध्याय पढ़ा है जिसमें आवर्त सारणी के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने उसे पुनः नहीं दोहराया है। आपको केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अक्रिय गैस के तत्व के परमाणु क्रमांक के द्वारा, तो इसी को आपको समझाया है। तो ऊपर से नीचे आने पर आप देखिए यहाँ आपका अध्ययन भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये भी सिद्ध हो रहा है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो 2s2, फिर 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, तो कक्षा लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस हम कहते हैं जब परमाणु आकार पढ़ते हैं कि कक्षा में वृद्धि होती है, तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब हम इस परिवार के कुछ जो आवर्ती गुण हैं, जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या, जैसा कि आवर्त सारणी में हमने पढ़ा है कि बाएं से दाएं ऊपर से नीचे आने पर गुणों में कैसा परिवर्तन होता है, तो इसका जो सबसे मूल जो गुण है जिस पर बहुत सारे और गुण निर्भर करते हैं वो है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान आप देखिए ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। बेरिलियम के लिए यदि परमाणु त्रिज्या के मान को पिकोमीटर में लेते हैं तो बेरिलियम के लिए 112, मैग्नीशियम के लिए 160, कैल्शियम के लिए है 197, कैल्शियम के लिए 197,
स्ट्रांशियम के लिए 215 और बेरियम के लिए 222। रेडियम चूँकि रेडियोधर्मी तत्व है तो कई जगह पे इसके गुण थोड़े अलग हो जाते हैं, तो हर जगह इसकी वैल्यू को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये विशेष होते हैं। अब ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमने देखा कि कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ परिरक्षण प्रभाव कार्य करने लगेगा, यानी नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल कम प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि बीच की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बीच की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत बढ़ जाता है, जिससे प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। तो ये भी कह सकते हैं यदि क्षार धातु से इसकी तुलना करें तो क्षार धातु की तुलना में इसका जो परमाणु त्रिज्या का मान होगा वो कम होता है, क्योंकि क्षार धातुओं की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो अधिक होती है। नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, जब हम क्षारीय मृदा धातु तक आते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण, लेकिन कोशों की संख्या जो है वो स्थिर होती है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं के लिए परमाणु त्रिज्या का मान क्षार धातुओं की तुलना में कम होता है। अब हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या होगी। तो चूंकि इस परिवार में हम देखते हैं कि बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ये सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करने की क्षमता ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो द्विधनात्मक आयन बनाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब इसका बाह्यतम कोश पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया गया, तो चूँकि बाह्यतम कोश जब समाप्त हो जाता है तो एक स्थायी संरचना यहाँ बन जाती है। यदि हम इसे एक उदाहरण से पढ़ेंगे, मान लीजिए मैग्नीशियम लिया जाए, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, जब विभाजित करेंगे तो 2, 8, 2। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो मैग्नीशियम 2+ बनता है। तो अब ये मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ का जो परमाणु क्रमांक होगा वह होगा Mg2+ इज इक्वल टू 2,8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब ये जो 2,8 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हो गए। तो यह नियॉन के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, जबकि नियॉन जो है वो अक्रिय गैस होता है, एक स्थायी संरचना को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या की जब बात होती है, यानी आयन्स जो धनायन की त्रिज्या का मान अपने मूल परमाणु की तुलना में कम हो जाएगा, क्योंकि नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो नाभिक अधिक आकर्षण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है अपने मूल परमाणु की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे, यानी बेरिलियम से बेरियम तक यदि हम आते हैं, तो यहाँ भी हम देखेंगे चूँकि कोशों की संख्या में यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो बेरिलियम के लिए इस आयनिक त्रिज्या का मान भी पिकोमीटर में लिया जाए तो 31, मैग्नीशियम के लिए 72, कैल्शियम 100, स्ट्रांशियम 118 और बेरियम 135 पिकोमीटर के रूप में होता है। तो यहाँ पर जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान अपने मूल परमाणु की तुलना में बहुत कम हो जाता है। और यदि आयनिक त्रिज्या को भी क्षार धातु के साथ तुलना करेंगे तो क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की जो आयनिक त्रिज्या का मान है वो कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या स्थिर है। जब हम क्षार धातु से क्षारीय मृदा धातु की तरफ आएंगे तो कोशों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। अब हम इस परिवार की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये किस रूप में प्रकृति में प्रायः देखने को मिलते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये चांदी के समान सफ़ेद दिखाई देते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम इनका जो रंग है वो हल्के पीले रंग का होता है। चूँकि ये धातु है तो चमकदार भी होते हैं
और इनका नेचर है ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं और क्षार धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं की तुलना में हमने देखा कि इसका आकार छोटा होता है और इनके बीच धात्विक बंध जो है वो अधिक प्रबल होगा क्षार धातुओं की तुलना में, क्योंकि आकार कम है, क्योंकि आकार छोटा होता है इनका। इस परिवार में जितनी भी धातुएं हैं इनका जो क्रिस्टल संरचना है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, जबकि स्ट्रांशियम FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और बेरियम और रेडियम BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इस परिवार में अलग अलग प्रकार के क्रिस्टली संरचना भी धातुओं के मध्य दिखाई देते हैं। आयनन ऊर्जा के बारे में जानेंगे, क्योंकि आयनन ऊर्जा भी एक मुख्य आवर्ती गुण होता है। तो इस परिवार में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो ये भी हमने पढ़ा है कि परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है और परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु आकार के कम होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत बढ़ जाता है, तो अधिक ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलती है। तो इस परिवार की एक खास बात यह है कि यह परिवार एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शो करता है, यानी NS2। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह एक स्थायी संरचना से इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2 और S कम्प्लीटली फिल्ड है यहाँ पर, तो S से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो अधिक होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार की आयनन ऊर्जा को कंपेयर करते हुए पढ़ सकते हैं। तो दोनों प्रकार की आयनन ऊर्जा का जो मान है वो इस प्रकार से है। देखिए, दोनों प्रकार की जो आयनन ऊर्जा के मान में बहुत अधिक भिन्नता है। तो ये भिन्नता इसी वजह से है क्योंकि यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पूरा वर्ग है। अब हम कंपेयर करेंगे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा के बारे में। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 281 के रूप में, तो 11 इसका प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम के लिए 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो 282 इस तरह से इसको वितरित किया जाता है। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा, कम ऊर्जा देकर ही सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो सोडियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होगा वह कम होगा मैग्नीशियम के प्रथम आयनन ऊर्जा से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के लिए बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 है, तो s कम्प्लीटली फील्ड है, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो मैग्नीशियम के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सोडियम की तुलना में अधिक होता है, जबकि सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो अब उसकी जो संरचना होती है वो 2-8 हो जाती है, यानी नियॉन का एक स्थायी संरचना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखने को मिलता है। तो अब सोडियम से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वह एक स्थायी संरचना से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो जाती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा देकर हम निकाल पाते हैं। और मैग्नीशियम में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेष जो बचता है वो होता है 3s1। तो अब s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा और कम ऊर्जा देने पर ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वह मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा होगा, सोडियम के लिए कम होगा। वहीं दूसरी ओर यदि द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात होगी तो सोडियम के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन
कम ऊर्जा देकर ही निकल सकता है, अष्टक के काफ़ी करीब होता है, और सोडियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है क्योंकि वह एक स्थायी संरचना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता है। इस परिवार में आप जब प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान को कंपेयर करेंगे बेरियम और रेडियम में, तो हम ये देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी हो रही है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। लेकिन रेडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बेरियम से अधिक है, जबकि रेडियम नीचे है तो रेडियम का यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए, लेकिन रेडियम की आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पर अधिक दिखाई दे रहा है बेरियम की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है कि रेडियम एफ ब्लॉक या जो लैंथेनाइट श्रेणी है उसके बाद आता है, तो लैंथेनाइट श्रेणी के बाद आने के कारण यहाँ बीच में लैंथेनाइट श्रेणी में हम लैंथेनाइट संकुचन के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करने लगता है, तो एफ उपकोष में प्रवेश करने के कारण एफ उपकोष का जो शील्डिंग इफेक्ट है ये इतना प्रभावी नहीं होता है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इस वजह से चूँकि लैंथेनाइट संकुचन भी हो रहा है और उसके बाद रेडियम तत्व की स्थिति है, तो रेडियम की जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो कम होता है। इस वजह से रेडियम के लिए आयनन ऊर्जा का मान बेरियम की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा।